नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया, एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ महिला अधिकारी है और जालोर में पोस्टेड है। और बहुत खुशी की बात हमारे लिए यह है कि मुख्य रूप से हमारी राजस्थान की इस सौंधी धरती की सुगंध आप में रची बसी है और राजस्थान की धरती से हमारे पड़ोसी जिले नागौर से आती हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत मैडम आपका हमारे इस स्टूडियो में। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत बातें जानना चाहूँगा कि चूंकि आप महिला हैं और इतनी पुलिस की इतनी हायर सर्विसेज में हैं, तो आप बचपन से और ये किस तरह से आपका ये स्थिति, बहुत सामान्य परिवार से जैसा कि अभी आपने बताया आप आती हैं, तो किस तरह से आपने ये अपना यात्रा का सफर तय किया? मैं नागौर जिले के एक छोटे से कस्बे कुचामन सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता बिल्कुल अशिक्षित रहे हैं। मेरी प्राइमरी एजुकेशन कुचामन सिटी में हुई है और चूँकि मेरी मदर ने हमारा लालन पालन इस तरीके से किया था, उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। और इवन उस समय हमारे गांव में लड़कियों के लिए कोई बायोलॉजी का कोई स्कूल नहीं हुआ करता था। उस समय मेरी मदर ने मुझे बॉयज़ स्कूल में एडमिशन दिलाया और वहां से मैंने 12th पास किया। उसके तो उस परिवार में आपके जिस समय में आप जब स्कूल में जाया करती थी तो को एजुकेशन थे, तो क्या आपके परिवार में जनरली ऐसी लड़कियां जाया करती थी क्या? उस समय तक हमारे इवन कुचामन में को एजुकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। पर चूंकि मुझे बायोलॉजी पढ़ना था और बायोलॉजी के लिए वहाँ पर अलग से कोई गर्ल्स स्कूल नहीं था, इस कारण से मैं पहली लड़की थी जिन्होंने वहाँ के बॉयज़ स्कूल में साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करी थी। और उसके बाद में मेरे बाद में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ आई जिन्होंने वहाँ पर साइंस लेकर आगे की पढ़ाई करी। उसके बाद में चूँकि हमारे उस समय कॉलेज नहीं हुआ करता था गांव में, तो मेरे ब्रदर का आईएएस में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद में मैंने कंपटीशन दिए और चूँकि मैं कोऑपरेटिव असिस्टेंट सर्विस में उस समय मेरा सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद मेरे परिवारजन ने, जैसे रूरल बेल्ट में होता है एक शादी करने का कि शादी की उम्र हो गई, तो करीब 22 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी पर। और उसके बाद में मेरी एक बिटिया हुई, पर फिर भी मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि राजस्थान पुलिस सेवा में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो मेरी शादी के बाद और मेरी बच्ची के होने के बाद में। ये बहुत मतलब जब छोटे से गांव से आना और उसके बाद में शादी के बाद में भी आपका ये जो रुझान रहा पढ़ाई के प्रति, तो जो आने वाली जो एक पीढ़ी है, जो नई जो आजकल बच्चियां हैं, ये इतना सामंजस्य बिठा नहीं पाती, कैसे बिठा लिया आपने ये? एक्चुअल में ये तभी पॉसिबल हो पाता है कि जब हम ये मान के चले कि हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो अलग है और हमारे खुद का जो विकास हमको करना है वो अलग है। अगर हम दोनों के बीच में सामंजस्य बना के बिठा के चलते हैं, हम परिवार को साथ में लेकर चलते हैं और अगर परिवारजन भी हमको समझते हैं कि हमें वो योग्यता है कि हम आगे बढ़ पाएँ, ये विश्वास दिलाना परिवारजन को बहुत आवश्यक है कि हम अपने घर परिवार और हमारी पढ़ाई के बीच में हम सामंजस्य बिठा पाएंगे और उससे किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो निसंदेह परिवारजन भी साथ देते हैं। और एक अगर आप में लगन है पढ़ने की और आप में एक डेडिकेशन है या आगे बढ़ने का एक जज्बा है, तो मुझे लगता है कि पारिवारिक परिस्थितियाँ किसी भी स्थिति में बाध्यता नहीं बनती। जैसा आपने बताया कि परिवार में विश्वास कायम करना पड़ता है, परिवारजनों को एक विश्वास दिलाना पड़ता है कि लड़की होके तो ये दोयम दर्जा लड़की के साथ तो अपने समाज में मैडम है ही है। तो किस तरह से आप जो आने वाली इस नई पीढ़ी है उसको क्या आप बताना चाहेंगी कि वो किस तरह से ये विश्वास कायम करे? बहुत से परिवारों में यह संभव नहीं हो पाता, इतना सरल नहीं है जितना आप कर पाइए। आप बहुत रेयरेस्ट महिला रही जिनको ये पद मिला और ये कार्य करने का आपको अवसर मिला। ज्यादा तो आम महिलाओं को ये नहीं मिल पाता। आप क्या कहना चाहेंगी आज की लड़कियों को, वे क्या करें उनसे ये आयाम ये प्राप्त करें? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आज की जो बच्चियां हैं उनको ये महसूस होता है कि हम नौकरी करके ही हम बेहतर अपना जीवन जी सकते हैं। पर ऐसा मेरा मानना ये है कि हमारे भारतीय समाज में चाहे महिला आज भी कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका परिवार है। अगर वो परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ती है
तो ही स्थितियाँ उसके अनुकूल होती है और तब ही वो अपने बच्चों का एक अच्छा पालन पोषण कर पाती है। और सेकेंड ये कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां डिसाइड है, बिंग ए लेडी, बिंग ए महिला, हमारी कुछ जिम्मेदारियां डिसाइड है। हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, मैं इस चीज़ में विश्वास करती हूँ कि जो लैंगिक हमारी असमानता है उसको ख़त्म होना चाहिए। इस तरह का कोई काम का बंटवारा घर में नहीं होना चाहिए कि ये कार्य महिलाएं करेंगी या ये कार्य पुरुष नहीं करेंगे। पर ये डिपेंड करता है कि हम हमारे जो बच्चे घर के हैं, जो हमारी बच्ची हैं, उनको हम किस तरीके से साथ में लेके चलते हैं, दोनों को किस प्रकार से एहसास कराते हैं कि घर की जिम्मेदारियां हैं वो दोनों की है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है। और अगर ये चीज़ें हम साथ में लेके चलें तो निश्चित ही हम एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। निश्चित आपने अपनी सकारात्मक सोच से अद्वितीय कर्तव्य परायणता से ये ऊंचाई तो हासिल की। क्या जो आपका बचपन गुजरा या एक महिला के प्रति, एक लड़की के प्रति जैसी जो धारणा एक पुरुष की धारणा है, इस तरह की कभी आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ा? जिस समय आप चूंकि पुलिस अधिकारी हैं तब तो एक अलग बात है, लेकिन जब आप किसी जमाने में सामान्य महिला हुआ करती थी तो क्या इस तरह से आपको कभी सामना करना पड़ा? निश्चित ही, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरी मदर ने हमको एक एजुकेशन का महत्व समझाया और जब उन्होंने हमको स्कूल भेजना शुरू किया, मुझे पता है कि मेरे मोहल्ले की मैं एकमात्र ऐसी लड़की थी जो मैं पढ़ने जाती थी। और उस समय मेरे मदर पर इतना अनवांटेड समाज का प्रेशर था कि आप इस लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, आगे इसको शादी करना है, शादी करने में परेशानी आएंगी। और मतलब इतना ज़्यादा दबाव मेरी मदर पे था, इतना ज़्यादा दबाव मुझ पर था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं स्कूल जा रही हूँ तो आस पड़ोस के लोग मुझे इस तरीके से देख रहे हैं। कई महिलाओं के कमेंट्स मुझे सुनने को मिलते थे कि तुम ये पढ़ लिख के क्या कर लेगी, क्या बन जाएगी, ऐसा कुछ तुमको तो शादी करना है, आगे घर के काम संभालने हैं, नहीं, और लड़कियां कहाँ पढ़ती है। उस समय वो टाइम नहीं हुआ करता था जब ये था कि लड़कियों को क्यों पढ़ाया जाए, कोई रीज़न नहीं होता था, क्योंकि उस समय लड़कियां नौकरी पेशा इतनी नहीं थी कि ये कंसेप्ट समाज का क्लियर हो कि लड़कियां नौकरी भी कर सकती है, लड़कियां आर्थिक संबलता भी करके और अपने परिवार का सहयोग दे सकती है, गृहिणी से उठ करके और कंधे से कंधा मेरी मिला मदर ने बिल्कुल सब चीज़ों को डिनाई करते हैं। उनका यही था कि नहीं, मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है और मुझे इसको नौकरी लगाना है, इसको आर्थिक संबल बनाना है, मुझे इसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ये सब बातें आपने सहन करके और उन सब तमाम परिस्थितियों से गुजर के और आज जो सोना निखर के आ गया, तो आज की जो नई पीढ़ी है, ये जो नई महिलाओं की जो विंग है, उसको आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपनी पढ़ाई करें, किस तरह से कंपटीशन दें और किस तरह से आगे आ पाएं? इसमें मैं हमारी जो बच्चियां हैं और ख़ासतौर से जो घर की महिलाएं हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप अपनी बच्चियों को अपग्रेड कर रहे हैं तो उनको ये एहसास बिल्कुल भी नहीं होने दे कि उसमें और उसके भाई में कोई फ़र्क है। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, सबसे पहले उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सेकंड ये है कि उनको अवसर की समानता उतनी ही दे। ये जो हम हर्डल्स लगाते हैं कि लड़कियां गांव से शहर में पढ़ने नहीं जाएंगी या लड़कियां गांव शहर में अकेले रह के पढ़ाई नहीं कर सकती, अपनी बच्चियों पर विश्वास करे, उनमें उनको मोटिवेट करे, उनमें वो जज्बा पैदा करे कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम तुम्हारे भाई से या समाज के पुरुषों से बिल्कुल कम नहीं हो। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे समाज में है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे देश में। आज ऐसा कोई फील्ड नहीं रहा कि जहाँ पे हमारे देश की बच्चियाँ या महिलाएं कार्य नहीं कर रही है। तो ये जो भ्रांति है उसको निकालने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे सोशल सिग्मा हैं कि जो लड़की को जो सुनने पड़ते हैं कि तुमको ये काम सीखना है, तुमको गृहस्थी का काम सीखना ही है, खाना बनाना सीखो, अगले घर बनाना जाना सीखो, है, अगले घर में ओढ़वा नहीं मिलना चाहिए, हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो ये जो हर्डल्स है जो उसके माइंड में हम बचपन से ही पैदा कर देते हैं, तो उसमें क्या बच्ची फिर उसी तरीके से ग्रो करती है। उसमें एक अनजाना सा फियर रहता है कि मैं जॉब कैसे करूंगी, मैं घर के काम कैसे संभालूंगी, मेरे ऊपर इतने प्रेशर्स होंगे। इसके अलावा हमारी कुछ सोशल कुरीतियाँ भी है, जैसे पर्दा प्रथा है, ये बच्चे के डेवलपमेंट को रोकता है। दूसरा चाइल्ड मैरिज है, जिसमें एक बच्चे को बोझ समझा जाता है। हमको लगता है कि जितना जल्दी हम इसको दूसरे घर में भेजेंगे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मतलब हम उस बच्ची को एक हमारी जिम्मेदारी मानते हैं कि उसको जितना जल्दी हम पूरा कर पाएँ
उतना कर पाए। दूसरा, हमारे समाज में ये एक लड़कों की डिमांड कि लड़के बचपन बुढ़ापे का सहारा होते हैं, या लड़के घर का नाम रोशन करने वाले होते हैं, लड़कों से वंश चलता है। इस चीज़ को हमारी सोसाइटी में ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या लगातार हो रही है। आप देख रहे हैं कि नेशनल हमारा जो लड़के और लड़कियों का रेशियो है उसमें कितना डिफरेंस है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन अभी तो आपने बहुत ज्यादा दबाव बना करके ये पीसीपीएनडी एक्ट वगैरह में उसमें आपने बहुत सा कार्य किया है। इस एक्ट में बहुत सारे एक्चुअल में लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है। इस कारण से उनको ये नहीं पता होता कि उनको क्या शिकायत करनी है, कहाँ पर करनी है। पर जैसे अब चूंकि बहुत सारे लॉज हमारे बीच में आ गए हैं, बहुत सारे जो हमारी बच्चियों के साथ में अपराध हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चियों को ये पता होना चाहिए। आजकल जैसे हम सोशल मीडिया की आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ की सोशल मीडिया किस तरीके से दोनों पक्ष निभाता है कि एक तरफ वो हमारे को एक नॉलेज का साधन भी है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे क्राइम है जिनसे हमारे बच्चे अनचाहे हुए भी उस साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं या पोर्नोग्राफी की तरफ जा रहे हैं। उनको ये नॉलेज ही नहीं होता है कि ये क्राइम की श्रेणी में आते हैं। हमारे युवा एक अट्रैक्शन इस मोबाइल को लेके करते हैं, पर उसके जो डीमेरिट्स है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। उसके बारे में उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। सेफ्टी टूल्स जो हमारे हैं, जो बच्चियों के लिए बने हुए हैं, हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बता सकते हैं, उनको कानून के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उनका अवेयरनेस होना, उनकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है, जो हम हमारे समाज में देखते हैं कि एक नौकरी भी एक सोशल स्टिग्मा बन गया है कि नौकरी करना बहुत बड़ी बात है। मेरा ऐसा मानना है कि एक नौकरी ही ऐसा फील्ड नहीं है। बच्चियों की अपने कुछ हॉबीज़ होती है, महिलाएं जो घर में रहती है उनकी हॉबीज़ होती है। उनको अगर हम स्किल डेवलपमेंट के जैसे उनको तैयार करें तो वो भी एक इकोनॉमिक अर्निंग का जरिया हो सकता है, क्योंकि हर लड़की नौकरी नहीं कर सकती, हर लड़की का एरिया ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि कोई उसकी हॉबी इतनी अच्छी हो, उसका स्किल डेवलपमेंट इतना अच्छा हो, तो उसमें भी वो आगे बढ़ सकती है। एक ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सरकार ने बहुत सारी महिलाओं और बच्चियों के लिए योजनाएं चला रखी हैं जो ग्राउंड लेवल पे नहीं है, जो कागजों में है, जिनके बारे में जानकारी नहीं है हमारी महिला और बच्चियों को। उनके कैंप्स लगाए जाकर, उनका ट्रेनिंग दिया जाकर, मुझे लगता है कि उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो सरकार की योजनाओं से जोड़ के भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और सुनते रहिए हमारे साथ। आज की हमारी विशेष मेहमान श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया हमारे साथ हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया, एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस हमारे साथ में हैं। फिर से स्वागत मैडम आपका हमारे स्टूडियो में। मैं ये मैडम आपसे जानना चाहता था कि पुलिस का एक ध्येय वाक्य है, जैसा आपने अभी बताया कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, तो ये बिल्कुल इस पे कायम है और इसी बात की आप ट्रेनिंग लेके आते हैं। और निश्चित रूप से एक महिला का इतने उच्च पद पे होना, तो शायद मेरे हिसाब से यहाँ हमारे जालौर जिले में तो पहली बार ही कोई एडिशनल सुपरिटेंडेंट जो है महिला आई है। सुपरिटेंडेंट पुलिस तो रही है हमारे बीच में, लेकिन आपके यहाँ आने से जैसे जो आम आदमी है, आवाम जो है, उसको थोड़ा सा फेमिलियर टाइप का से महसूस होता है। लेकिन कई जगह जैसे जिसको कहना चाहिए कि पुलिसिया कार्रवाई से लोगों में एक भय सा व्याप्त रहता है। पुलिस से थोड़ा सा कई जगह लोग त्रस्त से नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कानून में पुलिसिया कार्रवाई जैसा कोई शब्द नहीं है। पुलिस कानून से बातें हैं जी। कानून में जो लिखा हुआ है, कानून में जो विधि सम्मत कार्रवाई का जो प्रोविजन है, उसी के हिसाब से पुलिस के दायित्व हैं कि उसी के हिसाब से वो अपने कार्य करे, उसी के हिसाब से वो अनुसंधान करे, उसी के हिसाब से प्रिवेंटिव एक्शन करे। जहाँ तक आप ये जो पुलिस या कार्रवाई का जो शब्द उसमें ले रहे हैं, उसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहती हूँ। एक तो पुलिस और पब्लिक के बीच में विश्वास कितना है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस सही कार्रवाई करती है, पर क्या कार्रवाई कर रही है अपराधी अपने हिसाब से चाहता है। हाँ, क्या कार्रवाई कर रही है वो परिवादी को नहीं बता पाती है या नहीं बताती है कि आपके प्रकरण में ये कार्रवाई हो रही है।
या फिर हमारा जो वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जी, वो कहीं ना कहीं कानून से सम्मत नहीं होता। तो उस कारण से समाज में एक मैसेज जाता है कि पुलिस या कार्रवाई पुलिस करती है, बाकी पुलिस जो भी कार्रवाई करती है वो विधि सम्मत करती है और विधि सम्मत करने के लिए बाध्य है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि विधि सम्मत करने के लिए बाध्य है, और जब तक कि आवाम भी इस बात को नहीं जानेगा तब तक उसको ऐसा लगेगा कि ये पुलिस की कार्रवाई नहीं और पुलिस या कार्रवाई है। लेकिन कई बार ये बात हम भी इसको महसूस करते हैं कि लोग अपने अधिकारों के लिए तो सजग रहते हैं लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहते हैं आवाम। तो निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं पुलिस के उस प्रेशर का उनको झेलना पड़ता होगा, कहीं कहीं दबाव बनाना पड़ता होगा। लेकिन मैंने बड़ा निकटता से, नज़दीक से पुलिस को देखा है। आपकी जो फोर्स की ड्यूटी है बड़ी कठिन ड्यूटी है, आपके पास नफरी नहीं होती है। सुबह का ही जो पहला ही वास्ता है आपका किसी न किसी अपराधी टाइप के लोगों से रहता है, आपके दिमाग में हर समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रहता है। तो एक एज ए महिला आपको क्या ये सब जो आपराधिक वृत्ति, महिला तो सहृदय होती है, कोमल हृदय की होती है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि मैं कहाँ ये क्या काम कर रही हूँ? नहीं, मैं उसमें ये क्लियर करना चाहूंगी कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे जो पहले कंसेप्ट हुआ करता था कि पुलिस में मतलब पुरुष प्रधान विभाग माना जाता था, पर जब से इसमें महिलाओं की भर्ती शुरू हुई है उसमें मुझे ये बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि मुझे इस पुलिस विभाग में रह के पुरुष जैसा बनना है या पुरुष जैसा दिखना है। मुझे ये लगता है कि बीइंग ए महिला होके भी मैं उतनी अच्छी तरीके से मैं परिवादी को डील कर सकती हूँ, उतनी अच्छी तरीके से मैं अपराधी को डील कर सकती हूँ। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो आपने अभी बताया कि महिला कोमल होती है, तो महिला की विनम्रता, महिला की ऑनेस्टी, महिला का जो इमोशनल जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, सपोर्टिव रोल प्ले करता है। हो सकता है कि एक अपराधी के साथ में इंट्रोगेशन करते समय अपराधी ज़्यादा विश्वास उसको पैदा होता है, या हो सकता है कि मेरा जो बात करने का तरीका है, मेरा जो विश्वास देने का तरीका है वो पुरुष से ज़्यादा बेटर हो सकता है। हो सकता है कि वो बात में जो एक पुरुष उसे नहीं कहलवा सकता, मैं उसको विश्वास में लेकर मैं उससे उगलवा सकती हूँ। बहुत सुंदर बात बताई आपने। और वैसे आप तो सहृदयी हैं और ममत्व का भाव अपने हृदय में रखते हैं, और अभी भी आप कुछ शायद यहाँ जो अपना कोविड का एक बहुत ही विशेष काल चल रहा है, पूरा जालोर क्या पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व इससे त्रस्त है, तो अभी शायद पुलिस में आप क्या कर रही हैं? अभी आज की तारीख में कुछ कार्रवाई करने जा रही हैं वहाँ कोई सेंटर वगैरह? पुलिस में चूँकि हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो डायरेक्ट पब्लिक के टच में आ रहे हैं और उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो हम चूँकि हमारे पुलिसकर्मी की कुछ फैमिलीज़ में हमारी पुलिस लाइन में रहती है, तो हमारा और मेरे एसपी साहब का ये प्रयास है कि हम पुलिस लाइन में इस तरह का एक सेंटर डेवलप करें। क्योंकि हमारे जो पुलिस की फैमिलीज़ के जो रेजिडेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो ये हमारा प्रयास ये है कि हम पुलिस लाइन में ऐसा एक कोविड केयर सेंटर बनाएं जहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारी बाहर की फोर्स आई हुई है, आरएससी है, एमबीसी है, उनके अगर कोई पुलिसकर्मी संक्रमित होते हैं तो हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, उनको एक हम बेटर केयर दे पाए। तो हम एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना हमारी पुलिस लाइन में कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी पुलिसकर्मी जो चेक पोस्ट पे लगे हुए हैं, हमारा प्रयास है कि हम उनको जो बेसिक नीड है, छाया है, उनको पानी की व्यवस्था है, उनको सैनिटाइजर की व्यवस्था है, उनको मास्क की व्यवस्था है, वो हम उनको उपलब्ध करवाएं और समय समय पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जाके उनको उनकी ड्यूटी के प्रति मोटिवेट करें। यद्यपि आप तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन कई बार हम तो आवाम हैं, बिल्कुल सड़क पे घूमने वाले लोग हैं, तो हमारा वास्ता कई बार जो छोटे कांस्टेबल या उनसे पड़ता है, नफरी भी कम है, तो कई बार उन पे दबाव ड्यूटी का बहुत ज्यादा रहता है, अधिकारियों की तरफ से उनको ऐसा रहता है। तो क्या ऐसी कोई रोस्टर प्रणाली या इस तरह से है कि उनको कहीं रिलीफ दी जाए? लाइन में हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका कंप्यूटर पे डाटा है, और जहाँ जिस तरीके से ड्यूटी हमारी आती है उनको हम बारी बारी से हम ड्यूटी पे उनको भेजते हैं। सेकेंड, ये भी हमारा प्रयास रहता है क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी हैं वो अपने परिवारजन से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो अगर विपरीत परिस्थितियां नहीं हो तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उनको अवकाश स्वीकृत करें, उनको घर पर भेजें कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देख कर आए, देखभाल उनकी करें।
तो हमारा प्रयास है कि हम उनको एक अच्छा माहौल और अच्छा वातावरण दें। लड़कियां जनरली थोड़ा सा दबा सा या भय से ग्रस्त रहती है, ऐसे कौन से कानून हैं जिनको वो कई बार शर्म से या लज्जा से वो बता नहीं पाती? आप क्या बताना चाहेंगी आम लड़की को, उनसे उनके साथ कोई छोटी मोटी सिचुएशन, कोई किसी तरह की कोई घटना होती है, क्या करना चाहिए उनको? हमारी बच्चियां के साथ में कुछ इस प्रकार के क्राइम होते हैं जो हिडन क्राइम जी, जैसे अश्लील छेड़खानी की है या वल्गर कमेंट्स हो सकते हैं, या मोबाइल पर इस प्रकार का साइबर क्राइम हो सकता है कि अश्लील कोई पिक्चर्स भेज रहे हो, अश्लील कमेंट्स भेज रहे हो, जिसमें बच्चियां अपने आप को अपने परिवारजन के साथ भी शेयर करने में थोड़ा सा अनइजी महसूस होती है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चियों के साथ में छोटी मोटी बात होती है वो अपने परिवारजन के साथ शेयर करें। अगर परिवार में शेयर नहीं कर पाती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने टीचर के साथ में शेयर करें, उस चीज़ को वहीं ख़त्म नहीं करें। सेकेंड, जो उनको सुनने वाले हैं उनकी भी ड्यूटी ये है कि उनको सुने, और अगर वो लगता है कि वो क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में आता है तो उसका मुकदमा दर्ज कराए, उसको घर में दबा के नहीं रखें, क्योंकि जो छोटे क्राइम हैं आज की तारीख में वो कल अगर हम उस अपराधी को सजा तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो कल को बड़े अपराधी बनेंगे, हमारी बच्चियों के साथ में बड़ा अपराध होगा। इसके लिए हमारे बहुत सारे कानून बने हुए हैं। आपने अभी देखा होगा कि दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में पोक्सो एक्ट बना है, जिसमें खासतौर से स्पेशली फॉर सेक्सुअल अब्यूज से संबंधित एक्ट है। 18 वर्ष से कोई भी लड़की, और इवन उसको लड़कियों में भी शामिल किया गया कि लड़के के साथ भी अगर इस प्रकार का कोई अपराध होगा तो वो बड़ी से बड़ी उसमें सजा है, उसमें जमानत का कोई प्रोविजन नहीं है, उसमें मुकदमा दर्ज होता है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज है कि अगर किसी बच्ची के साथ में चाइल्ड मैरिज हो रही है, वो आगे बढ़ना चाहती है, घर वाले उसके साथ में ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहे हैं, तो उसमें प्रिवेंटिव भी है कि वो अगर पहले इन्फॉर्म करती है तो उसके घर वालों को पाबंद किया जाता है कि उसकी शादी नहीं करे। ऐसी स्थिति भी आती है कि बच्ची को हम वहाँ से रेस्क्यू करके CWC के सामने भी बेचते हैं, और उसमें भी अपराध है, कानून में उसकी सजा का प्रोविजन है। इसके अलावा PCPNDT एक्ट है जिसमें कन्या भ्रूण हत्या है, उसमें अधिकतर जो हमारी घर की माताएं हैं वो उस तरीके से सामना अपने परिवारजन का नहीं कर पाती है, उनके प्रेशर्स होते हैं, प्रेशर्स ग्रुप काम करते हैं घर के कि लड़का होना चाहिए, पहले लड़की है, वो दबाव में रहती है, तो वो भी अगर कोई इन्फॉर्म करती है पुलिस को तो उसके लिए भी प्रोविज़न है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में जो सोनोग्राफी वगैरह करते हैं उनके लिए भी प्रोविज़न है। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारा अलग से एक्ट है। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारी बच्चियां हैं जो ट्रैफिकिंग की जाती है, विभिन्न सेक्सुअल अब्यूज़ के कारण से की जाती है, घर में कार्य करने के लिए होती है, ऑर्गन्स सेलिंग के लिए भी होती है। तो उसमें भी कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चियों को जो छोटे छोटे क्राइम हैं उनके बारे में अवेयर रहने की ज़रूरत है। उनको डूज एंड डोंट्स कि बच्ची को ऐसा क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कि वो सेफ रहे, जब वो गाड़ी में बैठ रही है तो उसको क्या करना चाहिए, ऑटो में बैठ रही है तो ऑटो वाले के नंबर लेना, अपने मोबाइल में उसको केयर करना, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो घर पे लोकेशन देना कि मैं यहाँ इस स्थान पर अभी हूँ। अगर वो ट्रेन में यात्रा कर रही है, अगर वो पैदल यात्रा कर रही है, अगर वो मार्केट में है या किसी फेयर में जा रही है, हर जगह उसको नज़र रखने की ज़रूरत है आसपास, ताकि उसके पास में ऐसी कोई अनवांटेड चीज़ हो तो वो उसको समय रहते हुए जज कर पाए और समय पर इन्फॉर्म कर पाए। बहुत सुंदर बात बताई मैडम आपने। एक बात और मैं जाते जाते जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसमें परिवार महिलाओं के साथ तो वो अपना नाम उजागर नहीं करना चाहते, या ऐसा कहीं कि तो क्या ऐसा कोई पुलिस में प्रावधान है कि अगले जो कोई अपराधी है या जिसने कोई छेड़छाड़ या इस तरह की घटना है तो बिना उनका नाम उजागर किए या वो लड़की उन कुछ अपनी तथ्य दे दें तो क्या कोई पुलिस कार्रवाई कर सकती है? लड़की अगर थाने पर नहीं आना चाहे, अगर वो जरिए मोबाइल या आजकल ऑनलाइन हमारे साइट्स है थाने की, अगर वो वहाँ भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं, और ऐसा हो रहा है अभी हमारे पास बच्चियों के ऐसे एप्लीकेशंस आ रही है, बच्चियों के ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि वो अपना नाम नहीं देना चाहती पर एक्स व्यक्ति है जो उसका स्टॉकिंग कर रहा है, उसके पीछा कर रहा है, उसके मोबाइल पे उसके साथ उसका पीछा कर रहा है, उसको इलीगल मैसेज भेज रहा है, तो हम उस जो अपराधी है उसको ये बिना बताए कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास में कहाँ से आई है, हम उसको हमारे जो प्रिवेंटिव एक्शंस है हम उसमें उसको पाबंद करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे अपनी पहचान और इवन अब तो हमारे कानून में भी ये प्रोविजन हो गया है कि जो महिलाएं हैं अगर वो हमारे यहाँ मुकदमा भी दर्ज कराती है
और खास तौर से पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट में स्पष्ट प्रोविजन हाँ, है कि तो उनका फोटो, नाम छपाए, उनका नाम, उनका फोटो, इवन उनके पहचान का कोई भी चिन्ह हम ना मीडिया में उजागर करेंगे। और इवन पुलिस ही नहीं जी, मीडिया के लिए भी ये पाबंदी है कि वो भी उनका नाम किसी भी प्रकार से अखबार में प्रकाशित नहीं करेगा। तो बिल्कुल बच्चे की उसमें जो पहचान है वो टोटली गुप्त रखी जाए। इसमें हमारे जालोर पुलिस का पुलिस कंट्रोल रूम है जिसमें एक नंबर 100 है जो सबको ज्ञात है। इसके अलावा हमारा एक लैंडलाइन नंबर है 02973224031 है। इसके अलावा एक हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जिसमें खासतौर से महिलाएं अपनी कोई शिकायत है या कोई बात करना चाहती है 7727050726। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर, हमारे बीच में है। और आप पधारे रेडियो V1 90.8 FM की तरफ से आपको यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आप महिला हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि घर घर को जन्नत बनाती है बेटियाँ और अपनी तबस्सुम से इसे सजाती है बेटियाँ। वे सहती हैं ज़माने भर के दर्द व गम, मगर अकेले में मुस्कुराती है बेटियाँ। और सुबह की पाक अजान सी प्यारी लगे और मंदिर के दिए की बाती है बेटियाँ। और जब वक्त आता है इनकी विदाई का तो जार जार सबको रुलाती है बेटियाँ, जार जार सबको रुलाती है बेटियाँ। साहब, आप हमारे बीच में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो की तरफ से। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का अवसर दिया। धन्यवाद।